हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाके। जैसा कि आपको पता है यूपी टेट जुलाई में आपको होना ही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं ईवीएस। इसे बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। इसे हम बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन, जिसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा वन एवं वन्यजीव संरक्षण। जिसका नाम होगा वन एवं वन्यजीव संरक्षण या अभ्यारण्य, एक ही बात होती है। इसका क्लास नंबर आज 24 है। इससे पहले 23 क्लासें हमने करा दी हैं, वो आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाके। और सिलेबस भी ख़त्म होने वाला है। जो आपका ईवीएस का सिलेबस है वो ख़त्म होने वाला है। इसके बाद आपकी जो जीएस का पोर्शन है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, आपके ज्योग्राफी हो गए, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर उठा के देखे भी होंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं। साइंस से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं और संविधान से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जीएस में आपके बनते हैं। ईवीएस के क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। किससे? 10 से आपके 12 क्वेश्चन बनते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके ईवीएस के बनते हैं और बाकी आपके जीएस हो गए। और कभी कभी करंट के भी एक दो क्वेश्चन, यूपीजीके के भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि आपको सिलेबस भी देखा होगा और सब कुछ देखा होगा। तो ये चीज़ सिलेबस ख़त्म होने वाला है ईवीएस का। उसके बाद ये चीज़ पढ़े। यूट्यूब पर बिल्कुल ये बैच चल रहा है फ्री। इसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। ये आपको पता है, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जो नए जुड़े हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बनी है, सब प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ से सीक्वेंस क्लासें आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपकी होती है 5 बजे। सोचिए ई बीच का आपका सिलेबस खत्म होने वाला। ये बैच आपके लिए कंप्लीट कराया जा रहा है। सबकी क्लासें सीक्वेंस से चल रही हैं और आप जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। आपके पास अभी भी 70 दिन है। अभी भी आपके पास 70 दिन है। 70 दिन में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और टारगेट आपको इसमें बता रखा है, 125 फील का साथ टारगेट है। और अपने अपने सही से पढ़ लिया तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है ना? इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? वन एवं वन्यजीव संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? वन एवं वन्यजीव संरक्षण। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्यजीव संरक्षण। वन वन एवं वन्यजीव। देखो भाई, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आते भी हैं और आपने प्रीवियस ईयर हमने कराया, वहाँ से आप देख भी सकते जाके इसका कितना बड़ा रोल है। कितना बड़ा रोल है आप देख भी सकते जाके। ठीक है। इसलिए हमने आपको प्रीवियस ईयर कराए हैं पहले, जिससे आपको आइडिया लग जाए पेपर कैसे बनता है। आज हम पढ़ेंगे वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण या अभ्यारण्य। वन क्या होता है? वन क्या होते हैं आपको इसकी पहली बात वन पता होना चाहिए। वन क्या होते हैं? वन वो होते हैं कि वन वो स्थान विशेष होते हैं जो चारों तरफ से होता है घने पेड़ पौधों से घिरे हुए हों। किससे? घने पेड़ पौधे से जुड़े हों, उसे हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। पेड़ पौधों से घिरे हों, पेड़ पौधों से घिरे हों, उन्हें क्या कहते हैं? हम वन कहते हैं। वन क्या कहते हैं? वो स्थान विशेष जो चारों तरफ से पेड़, जो घने पेड़ पौधों से द्वारा घिरा हुआ हो, उसे हम वन कहते हैं। इसका क्या राष्ट्रीय वन नीति भी आपकी कब आई थी? 1894 राष्ट्रीय वन नीति आई थी, जिसमें हम विस्तार से पढ़ने वाले। अब वन्यजीव क्या कहलाते हैं? वन्यजीव क्या कहलाते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? वन्यजीव को, वन्यजीव जो होते हैं वनों में पाए जाने वाले जो होते हैं जीव, सूक्ष्म जीव, मतलब जो वनों में पाए जाते जीव, उन्हें जीव वन्यजीव कहता है। जो जीव वनों में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीव वन। जो जीव क्या आपके वनों में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वन्य जीव संरक्षण कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे पेड़ पौधे हैं आपके, पक्षी पशु हैं आपके, और ये सूक्ष्म जीव जो आते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। तो आपके वन और वन्य जीव में आपके लिए डिफरेंस पता होगा। वन क्या होते हैं? वन वो होते हैं जो घने पेड़ पौधों द्वारा घिरे हुए होते हैं। और वन्य जीव क्या होते हैं? वन्यजीव या वन्यजीव क्या होते हैं? जैसे वनों में पाए जाने वाले, वनों में पाए जाने वाले जीव, वनों में पाए जाने वाले जीव क्या होते हैं? वन्यजीव कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं, पशु पक्षी आ जाते हैं, अन्य जीव, अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आ जाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
अब हम पढ़ रहे हैं इसकी परिभाषा, और इसकी परिभाषा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी परिभाषा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। परिभाषा और महत्व। जैसे वन क्या होते हैं? वन क्या होते हैं? पृथ्वी पर पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे। जैसे पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से जो उगते हैं पेड़ पौधों एवं जैसे पौधों और पेड़ों का समूह जो होता है उसे पारिस्थितिक तंत्र संतुलित बनाए रखने के लिए इसे हम पेड़ कहते हैं, इसे हम वन कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन हुई? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों और पेड़ों का समूह जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है उसे हम वन कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो वह स्थान विशेष जो चारों ओर या चारों तरफ से बने, चारों तरफ से घने पेड़ पौधों द्वारा घिरा हुआ होता है उसे हम वन कहते हैं, उसे हम वन कहते हैं। ठीक है, वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी ये आपको याद में रखना। राष्ट्रीय वन नीति आपकी आई थी 1894 में। कब आई थी? 1894। ये आपको क्लियर हो गया हो। अब पढ़ते हैं क्या वन्यजीव क्या होते हैं। वन्यजीव वो पशु प्रजाति जो अपने प्राकृतिक आवास, मतलब प्राकृतिक आवास जो उनका होता है, जैसे जंगल में रहते हैं जैसे, और पालतू नहीं होते हैं। जो पालतू नहीं होते हैं उन्हें हम वन्यजीव कहते हैं, वन्यजीव कहते हैं। कैसे कह सकते हैं? बेपशु प्रजाति जो अपने प्राकृतिक आवास जैसे जंगलों में रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पशु। और जो पालतू नहीं होते उन्हें हम वन्यजीव कहते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हो वनों में पाए जाने वाला समस्त जीव वन्यजीव कहलाता है, जिसके अंतर्गत आपके पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, और क्या होता है अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो आपके वन और वन्य जीव में आपको डिफरेंस पता लगे हो। और आपको ये भी पूछ सकता है राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले कब आई थी, तो आपको 1894 ही लगाना है। कितनी? 1894 लगाना है। कितनी? 1894 लगाना है। राष्ट्रीय वन नीति 1894। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हमने ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी हो जाती हैं आपके लिए। अभी भाई ये कर लिया आपने ना, तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इससे आगे हम पढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या है वो चीज़ देखते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसमें है क्या, आगे चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख कानूनी ढांचा क्या है इसका। इसका प्रमुख ढांचा क्या है? वन्य जीव संरक्षण प्रमुख ढांचा। ये आपका 1972 जो क्या था, ये चीज का इसका प्रमुख ढांचा देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण प्रमुख ढांचा अधिनियम कब था? 1972। ये भारत का वन्य जीव सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। ये इसके लिए कानून कब आया था ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये क्या है आपका 1972 में। ये भारत में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण किसके लिए? सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य जैसे अवैध शिकार करना और व्यापार पर रोक लगाना था। जो अवैध प्रकार जो शिकारी होते हैं उन्हें करना, इस पर रोक लगाना, और जो व्यापार करते हैं उस पर रोक लगाना था। जैसे वनों की जो कटाई करते हैं उन पर भी रोक लगाना, जो अवैध प्रकार से शिकार करते हैं जैसे जीव जंतुओं को मारते हैं, इन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 1972 में भारत का ये वन्य जीव संरक्षण सुरक्षा महत्वपूर्ण कानून पारित किया और उस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण क्या है? अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे अवैध प्रकार से शिकार करना और व्यापार पर रोक लगाना इसका नियम था। जो आपको गलत तरीके से इसमें व्यापार करना और अवैध प्रकार से जो जीव जंतुओं को शिकार करना, इस पर सरकार ने नियंत्रण लगाया था। कब लगाया था? 1972 में। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट में। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये आपका यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनते हैं। ये यूपी टेट में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये सीधे आप पीछे से उठा के देखो तो 1972 आपको दिया हुआ, तो आपको ये ऐसे करके क्वेश्चन करने होंगे। तभी देखो ये चीज़ सीटेट और यूपी टेट में बहुत डिफरेंस होता है।
कि यूपी टेट में फैक्चुअल पूछा जाता है। जैसे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आपको पता है 1972 में, तो सीधे लगा दीजिए। सी टेट में ऐसा नहीं होता है, यूपी टेट में आपको फैक्चुअल पढ़ना होता है, और फैक्चुअल तैयारी होगी तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, और आप अच्छा भी कर जाओगे। बस आप थोड़ा अपने को मोटिवेट करिए और अच्छी तैयारी अपनी करते रहिए। तो डिमोटिवेट हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सही वाले क्वेश्चन भी आप गलत कर जाओगे। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको उधर जाएगा। जैसे प्रमुख कानूनी ढांचा क्या था, जैसे वन्य जीव संरक्षण जो आपका था अधिनियम 1972 में आपका पारित हुआ था। ये क्या था, किसके लिए गया था, किसी वनों की सुरक्षा और इसका महत्व, और इसे अवैध प्रकार से जो शिकारें की जा रही थी उसके पर्यावरण में और जो व्यापार में रोक लगाने के लिए ये नियम पारित किया गया था, ये अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते, अब इसका देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या था। संवैधानिक प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, संवैधानिक प्रावधान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे संवैधानिक प्रावधान क्या है कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में वनों को और जैसे वनों और वन्य जीवों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार नहीं ये बहुत बार क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। जैसे संवैधानिक प्रावधान ये है कि आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में वनों और वन्यजीव को जो था राज्य सूची में पहले था, राज्य सूची से निकाल कर ये आपकी समवर्ती सूची में से ऐड कर दिया गया। किसमें, समवर्ती सूची में ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा था, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो संवैधानिक प्रावधान मतलब वन जीव संरक्षण अधिनियम जो था कि कौन से संशोधन द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो आपको लगाना है 42वें संविधान संशोधन 1976। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ये भी हो जाता है, जैसे और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे भारत की पहली वन नीति का नाम राष्ट्रीय वन नीति था, ये आपके लिए पूछ जाता कि भारत की पहली वन नीति जो थी, किस वन नीति का नाम क्या था, राष्ट्रीय वन नीति 1894। ये आपको हम पहले बता चुके, ये चीज़ें हमको पहले बता चुके हैं। जैसे क्या कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कौन सी थी, तो आपकी भारत की वन नीति 1894 में थी। जैसे आज़ाद भारत की पहली वन नीति का नाम राष्ट्रीय वन नीति 1952 था। जैसे ये क्वेश्चन पूछे, दोनों डिफरेंस सुनना, आप ध्यान से सुनना कि आज़ाद भारत मतलब जो भारत हमारा आज़ाद हो गया था तो पहली वन नीति कौन सी थी, तो भारत की पहली जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 मानी जाती है, तब 1952 लगाना। जो भारत की है तो 1952 लगाना। आज़ाद होने से पहले की बात करें, आज़ाद होने से बाद की बात करें और पहले की बात करें तो दोनों में डिफरेंस। जैसे आज़ाद जब भारत नहीं हुआ तो आपका 1894 लगाना है। जो भारत की आज़ाद हो गया उसके बाद आपको बात की जाए तो आपको कितने लगाना है, तो आपको लगाना है, जैसे आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय वन नीति भारत से पहले, भारत की तो आज़ाद होने से पहले, आज़ाद होने से पहले पूछी जाए तो आपको लगाना है 1894, और आज़ाद होने के बाद, आज़ाद के बाद तो आपको लगाना है 1952, तो वो लगाना है आपको 1952। ये चीज़ें आपके लिए बहुत डिफरेंस हो जाती है, ये आपके लिए पूछ दी जाती हैं। जैसे भारत की पहली वन नीति का नाम बताइए, तो राष्ट्रीय वन नीति 1894 लगाना है। और आज़ाद की पहली जो भारत जब आज़ाद हुआ था तब वन नीति तो लगाना 1952 लगाना। भारत का जो क्या था राष्ट्रीय वन नीति 1952 में क्या था, वन एवं वन जीवों की को जो था राज्य सूची का विषय शामिल किया गया था। जब 1952 में ही जो था कि 1952 में ही राष्ट्रीय जो वन नीति को ही राज्य की सूची में विषय में शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1952 में ही राज्य सूची में इसे शामिल किया गया था। और सूची में, राज्य सूची में, राज्य सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, शामिल किया गया था, घोषित किया गया था, शामिल किया गया था।
ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन का है कि ये है संविधान 42वां संविधान संशोधन वन जो तो राज्य सूची से निकालकर संपत्ति सूची में ऐड किया गया था 1976 में, और ये 1952 में राज्य सूची में शामिल किया गया था। ये चीज़ें देखो कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती, ये आपको इतने क्लियर से कोई नहीं बताएगा। ये यही है, से बच्चा सबसे ज़्यादा बचता है और यहीं पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये यूपी टेट में क्वेश्चन आपके पूछे हुए गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में 1900 यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो जाता है जैसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में वन नीति वन जीवों को समवर्ती सूची में क्या गया घोषित किया गया था। ये भी होता है संविधान संशोधन, जिसमें तो आर्टिकल क्या होता है, संविधान के आर्टिकल 48A में के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई थी। कौन से 48 आर्टिकल 48A में क्या था कि इसके अंतर्गत पर्यावरण जो संरक्षण की जिम्मेदारी जो थी राज्य को सौंपी गई थी। किसको? राज्य को सौंपी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको ये दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट आपका है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में क्या कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य हो जाता है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 51A में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि संविधान के आर्टिकल 48A के अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक राज्य को सौंपा गया था। ये चीज़ें आपको कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ये आर्टिकल आपके बहुत पूछे हुए हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 48A में के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई थी। और आर्टिकल 51A में क्या है, जी नहीं 51A है, ठीक है जी हटा दो, क्या है अनुच्छेद 51A में क्या है कि पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब पढ़ते हैं महत्व इसका क्या है, महत्व भी आपको पता होना चाहिए, महत्व भी इसका देख लेते हैं। महत्व का ये पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते रहते हैं। ये तो आपको पता ही है, तब भी एक बार देख लो। ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं और क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन उत्पादन करते रहते हैं। वनों का काम क्या होता है, वनों का काम यही होता है कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, ये जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, जब जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुनिया की 80% पशु प्रजाति वनों में रहती हैं। कितनी? 80% जो जाति है ये आपकी वनों में निवास करती है। जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करते हैं और दुनिया की 80% पशु प्रजाति वनों में रहती हैं। फिर क्या हो जाता है, ये कार्बन जिंक के रूप में कार्य कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करती हैं। किसको? ग्लोबल वार्मिंग को कम करती हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसका महत्व, प्रमुख संरक्षण योजना क्या थी, इसकी योजना भी आपको बहुत एक बात ध्यान रखना है। प्रमुख संरक्षण योजना प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया था? 1973 में। प्रोजेक्ट कब आया था? 1976 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है 1973 में। बाघों की घटती हुई संख्या को रोकने के लिए जो बाघ होते हैं, शेर होते हैं, उनको घटती हुई संख्या को रोकने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। ये वर्तमान में भारत में 55 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। भारत में अभी कितने हैं वर्तमान में? 55 से अधिक टाइगर रिजर्व था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972
सॉरी 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब है? 1992 में। ये क्या था? हाथियों और उनके जो गलियारों जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। ये उनके संरक्षण के लिए तैयार किया गया था। अन्य क्या प्रोजेक्ट हैं? जैसे प्रोजेक्ट चीता है, ये 2022 में। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट जे स्वेल होती, ये चीज़ें 2022 में ये आयोजित की गई। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए। ये इसके लिए संक्षिप्त तो हमने आपको बता दिया। राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान और इसका विवरण क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान और इसका विवरण देखिए क्या होता है कि ये विवरण क्या होता है, ये पूर्णतः सरकार के नियमों या सरकार के नियंत्रण में होते हैं और मानवीय गतिविधियों जैसे चराई और वर्जित इसके लिए होते हैं। ठीक है। अब वन्यजीव क्या है? वन्यजीव वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव संरक्षण एक ही बात है। हमने अभ्यारण्य भी बताया तो एक ही बात होती है। जैसे निजी जो होते हैं निजी अधिकार जो संभाल होते हैं, संबल होते हैं, लेकिन ये वन जीव के लिए नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? वे बड़े क्षेत्र जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ स्थानीय समुदाय के पारिस्थितिकी तंत्र के परस्पर जीवन का संरक्षण किया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले ये आज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा है वन एवं वन्यजीव संरक्षण। वन क्या होते हैं? वन वे होते हैं जो पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधों द्वारा घिरे होते हैं, उसे हम वन कहते हैं। वन्य जीव किसे कहते हैं? जिसमें पशु पक्षी अपना निवास करते हैं, उसे वन्य जीव कहते हैं। फिर हमने पढ़ा इसकी परिभाषा और डेफिनेशन पढ़ी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले 1894 में, और इसकी परिभाषा हमने देख ली है। फिर इसका कानूनी पढ़ा, प्रमुख कानून का ढांचा क्या था, ये कानून हमने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संवैधानिक प्रावधान भी हमने पढ़ा, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर हमने ये आज पहले बूझ दिया जाए कि भारत आज़ाद होने से पहले वन नीति कब आई थी, तो 1894 लगाना। भारत आज़ाद हो गया तो आपको 1952 लगाना है। ठीक है, ये चीज़ें आप 1952 में ही इसे राज्य सूची में शामिल किया गया था और राज्य को अधिकार दिए गए कि ये पर्यावरण और उसकी वन जीव नीति की रक्षा करे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसका महत्व। फिर हमने इसके बाद इसके प्रमुख संरक्षण योजना है, ये चीज़ें हमने देख ली। फिर हमने पढ़ा इसका संरक्षण क्षेत्रों के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय वन नीति 1894। राष्ट्रीय वन नीति 1894 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय, इसके बारे में अभी हमने डीप नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1894 पढ़े, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। राष्ट्रीय वन नीति 1894 वन एवं वन जीव के लिए कहलाती है कि भारत जो होता है, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए योजना तैयार करेगी और उसका क्या करेगी, बेहतर क्रियान्वयन करेगी, बेहतर उसका प्रयोग करेगी। ठीक है ना, तो ये हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय वन नीति 1894 क्या है। 1894 क्या है कि यह है राष्ट्रीय वन नीति 1894 वन एवं वन जीव के लिए कहलाती है। ये भारत सरकार प्रत्येक वर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए योजना तैयार करेगी और उसे लागू भी करेगी। ठीक है, ये चीज तो अब देख लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1894। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1894, राष्ट्रीय वन नीति 1894। इसमें का इसकी पृष्ठभूमि क्या हो जाती है, पृष्ठभूमि आपको ध्यान में रखा। पृष्ठभूमि आपको हम बता ही चुके हैं क्या है कि ये भारत की पहली औपचारिक वन नीति थी। ये भारत की किसी पहली औपचारिक वन नीति थी, मतलब आज़ाद होने से पहले की नहीं थी। आधार का इसे डॉक्टर बोलकर की रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी सिफारिश पर, किसकी रिपोर्ट पर, बोलकर रिपोर्ट समिति, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बोलकर समिति रिपोर्ट,
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसके आधार पर? डॉक्टर बोलकर की रिपोर्ट के आधार पर भारत में कृषि का सुधार 1893 के आधार पर कितने 19 अक्टूबर 1894 को घोषित किया गया था। कब किया गया था? किसके आधार पर? किसके आधार पर? डॉक्टर बोलकर की रिपोर्ट समिति में भारत में कृषि का सुधार 1893 में के आधार पर क्या हुआ था? 19 अक्टूबर 1894 में से घोषित कर दिया गया था, इसे घोषित कर दिया गया था। अब कहते हैं इसका दृष्टिकोण क्या होता है? पृष्ठभूमि आपने देख ली, अब दृष्टिकोण देखते हैं। इसका मुख्य दृष्टिकोण यही था कि उपनिवेश जो होता है और राजस्व का उन्मुख करना, ठीक है, उन्मुख करना, ठीक है, ये चीज़ राजस्व उन्मुख करना, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत की पहली औपचारिक वन नीति है। इसका आधार क्या था? कि डॉक्टर बोलकर की रिपोर्ट में भारत में कृषि का आधार 1893 के आधार पर 19 अक्टूबर 1894 को ये घोषित कर दिए। दृष्टिकोण क्या है ये आपको याद रखना, इतने डीप कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, ध्यान रखना ये चीज़ें आपको इतना ही कह के चला जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1894 में लागू हुई थी और ये आपको ध्यान में रखना, इतने डीप कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, इतना डीप आपको नहीं पढ़ाएगा कोई भी यूट्यूब पर भी, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य आपके लिए क्या हो जाता? वनों का प्रबंधन का इस प्रकार करना कि राज्य सरकार के लिए अधिकतम राजस्व उत्पन्न कर सकें, ठीक है, राजस्व उत्पन्न कर सकें। वनों का प्रबंधन इस प्रकार करना है कि राज्य सरकार के लिए अधिकतम राजस्व उत्पन्न कर सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? सार्वजनिक लाभ। दूसरा पॉइंट क्या? सार्वजनिक लाभ के लिए निजी वन अधिकारों को नियमित और सीमित किया जा सकता है। सार्वजनिक लाभ के लिए निजी वन अधिकारों को विनियमित किया जा सके, ये चीज़ें आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इसके वनों के वर्गीकरण। वन कितने प्रकार के होते हैं? वनों को उनके वर्गीकरण के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितने? 4 श्रेणियों में बांटा गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वनों का वर्गीकरण जो होता है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों। इतना डीप आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, हम आपको बता रहा हूँ बार बार कि ओनली इतना कहेगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1894 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य यही था कि पर्यावरण रक्षा योजना को तैयार करना। ये उद्देश्य, वर्गीकरण और उसकी आधार, ये चीज़ें आपको इतने डीप कोई नहीं पढ़ाएगा। अब देखो संरक्षित वन क्या होते हैं? संरक्षित वन होते हैं जलवायु और भौतिक आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे पहाड़ी इलाकों में ढलान वाली मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संरक्षित वन क्या होते हैं? संरक्षित वन जलवायु और भौतिक आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी जो कटान करती है उस पर रोक लगाना। दूसरा है व्यवसायिक वन क्या होते हैं? इनका प्रबंधन लकड़ी आपूर्ति और लाभ कमाने के लिए किया जाता है, जैसे सागौर के वन, जैसे देवदार के वन। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इतना उठा के देखना, जो ने पैड बैच लिया है वहाँ से सिलेबस मैच कर लेना, यहाँ से सिलेबस मैच कर लेना, आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। आप फ्री की वैल्यू नहीं समझते। जो फ्री में चीज़ मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत चीज़ों को लिए। तो मेरा मकसद ये है यूट्यूब पर इसीलिए दे रहा हूँ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आपको दे रखे। नहीं तो आप पैड बैच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जहाँ से मन है वहाँ से पढ़िए, फोर्स नहीं कर रहा आप वहीं से पढ़िए। लेकिन आप यहाँ से एक बार देखिए, आपको डिफरेंस दिखेगा, बहुत सारा आपको डिफरेंस दिखने वाला है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के लिए ही जाने जाते हैं, इन चीज़ों को लिए ही आपको एग्जाम में आपको आना है, एग्जाम में देखना आगे और सिलेबस मैच कर लेना। तो सब कुछ आपको ये नोट करने की भी जरूरत नहीं। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़िए, जुड़ जाइए वहाँ से, और ये सब PNG आपको वहीं पर मिल जाएगी। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। PNG आपको जैसा हम लिख रहे हैं वो मिल जाएगी, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक पाते हैं, ठीक है। व्यवहारिक सहायक क्या होता है? व्यवसायिक वन क्या होते हैं? व्यवसायिक वन वो होते हैं जिनका प्रबंधन लकड़ी की आपूर्ति और लाभ कमाने के लिए किया जाता है, इसे स्वाभाविक वन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट लघु वन क्या होता है? लघु वन बहुत पूछा जाता है। स्थानीय निवासियों की ईंधन के
चारे की जरूरतों के लिए, इसे पूरा करने के लिए ये लघु वन किए जाते हैं। ठीक। चरगाह वन क्या होते हैं? जहाँ स्थानीय लोगों को पशु चराने की अनुमति दी जाती है। चरगाह वन क्या होते हैं? जहाँ स्थानीय जो लोग होते हैं वहाँ अपने जानवरों को चराने की अनुमति दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख इसकी प्राथमिकता क्या है, विशेषताएं क्या है, ये चीजें हम देख लेते हैं। कृषि को प्राथमिकता दिए, कृषि को प्राथमिकता दिए, कृषि को क्या प्राथमिकता दिए, नीति के स्पष्ट, कृषि को प्राथमिकता नीति में स्पष्ट था कि जहाँ कृषि संभव हो वहाँ वन भूमि की खेती के लिए खाली जगह की जाए, खाली किया जाए। और क्योंकि कृषि से लगान मिलता है, कृषि से आपका लगान मिलता है, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राजस्व पर जोर दिया था। राजस्व का वनों को मुख्य रूप से कच्चा माल और वनों को कच्चा माल धन का स्रोत माना जाता है, वन का स्रोत माना जाता है, धन का स्रोत माना जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? स्थानीय सरकार। स्थानीय अधिकार क्या होते हैं? लोगों के वन अधिकारों को केवल रियासत माना जाएगा, ना माना जाए, ना कि उसे अधिकार माना जाए। ठीक है। स्थानीय अधिकार क्या थे? लोगों के वन अधिकारों को केवल रियासत माना गया है, ना कि अधिकार। ठीक है, ना कि अधिकार, ये चीजें आपको मान। फिर क्या इसकी सीमाएं क्या है? सीमाएं क्या? इसमें पारिस्थितिक संरक्षण जो होता है कि पूरी तरह से अनदेखी की गई है। ठीक है, इसमें पारिस्थितिक की पूरी रूप से अनदेखी की गई, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या है? पारिस्थितिक संरक्षण की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। और क्या है आगे पॉइंट? वन जीव संरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, वन जीव संरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। वन जीव और स्थानीय समुदाय को पारस्परिक अधिकारों को कड़ा प्रहार किया गया था। महत्व क्या इसका? नीति ने भविष्य की वन नीति 1952 और 1899 के लिए आधार ढांचा तैयार किया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महत्व इसका ये था, इस नीति ने भविष्य की वन नीतियाँ 1992 और 1988 के लिए ये आधार ढांचा तैयार किया गया था। अब आपके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड लाने वाले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाते हैं। याद रखने के तथ्य, ये आपके लिए यहाँ से यूपी टेट में ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, तो हमने अभी यहाँ से आपको सीधे सीधे आपको पहली वन नीति आपको लगा है। पहली वन नीति 1894, भारत आज़ाद होने से पहले की बात है, तो 1894 लगा था। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आपको हमने बताया, बहुत बढ़िया से चिल्ला के अभी बता रहे थे। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आपको 1952 ही लगाना है, 1952 लगाना। वर्तमान में कौन सी प्रभावी है? ये वर्तमान में कौन सी थी? 1988 वाला वर्तमान में चल रही। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये तीनों पॉइंट हो जाते हैं, तीनों पूछे हुए हैं और हर पेपर में कहीं ना कहीं से आपसे पूछ दिया है। जैसे पूछ दिया जाए आपसे स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब लागू हुई थी, तो आपको लगाना है 1952। अब मतलब पहली वन नीति आप पूछे तो 1894। वर्तमान में प्रभावी नीति कौन सी? 1988। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सोचिए, इतना चीज़ें आपको कौन देगा? ये चीज़ें देखिए, इतना यूट्यूब पे कौन देगा? ये आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्लाइड ये सारी मिल जाएगी, ये सब आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ये आपको सब कुछ मिल जाएगी। हमने अपना नंबर भी दे रखा है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो हमें अपने नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखो ये स्लाइडें आपको कहाँ मिल जाएगी, जैसे हमने नंबर दिया 78 30 70 19 64, ये हमारा नंबर है, इससे हमें संपर्क भी कर सकते हो। किसी प्रकार की और दिक्कत है, PDF है, मुझसे इसे ले सकते हो, कोई ही प्रकार की दिक्कत हो रही है। आपको पता है डेली क्लास 5 बजे होती है, सिलेबस ख़त्म होने वाला है, 1-2 क्लासें और बचेंगी। डेली क्लास कितने? 5 बजे होती है, 5 बजे शाम को होती है, शाम को 5 बजे सबकी क्लासें चल रही हैं। आप जुड़ जाइए शाम को 5 बजे, 5 बजे जुड़ जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 5 बजे क्लास होती है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको ऑथेंटिक ही चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, ऐसा नहीं है आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। चलो ठीक है।
तो ये बैच है, इस बैच से जुड़ जाइए और बिल्कुल फ्री आपके लिए है अग्नि परीक्षा बैच। अग्नि परीक्षा बैच बिल्कुल आपके लिए फ्री है, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्लास नंबर 24 है और इससे पहले हमने प्ले लिस्ट बना दी, सारी क्लासेस पढ़ी हैं और आप वहाँ से ज्वाइन करके सारी क्लासें देख सकते हो और अभी भी बहुत टाइम है, बहुत अच्छे नंबर ले आओ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।